नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। मेरे साथ रवि शाह जुड़ रहे हैं, एक जाना पहचाना नाम बॉलीवुड का। और सबसे बड़ी बात यह है, इस इंटरव्यू को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो बिहार से हैं। और अभी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बातचीत हो रही है, तो मुझे लगा कि किसी बिहार के युवा कलाकार से बात की जाए और फिर उस मनोदशा को भी मैं समझूंगा। लेकिन पहले बात, जो नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है, एक फिल्म आई है, सीरीज नहीं एक फिल्म आई है, रात अकेली। और पहले सीन में जो आपको स्क्रीन पर चेहरा दिखता है, वो चेहरा रवि शाह का है। इसके पहले भी इन्हें आपने देखा होगा पान सिंह तोमर में बेहतरीन किरदार निभाया था। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ रवि, मैं जितना लिखा और पढ़ा आपके बारे में, मैं सुबह से ढूंढ रहा था, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बेहतर होगा कि आप अपने बारे में बताएं कि बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक की यह जर्नी कैसी थी आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं सुधी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आपका कि आपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया अपनी बात को रखने के लिए, लोगों से और लोगों से जुड़ने के लिए। क्या होता है कि हम कमोबेश एक दूसरे के काम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी कभी उनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस तरह के व्यक्तित्व हैं, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब भी कभी कभी बहुत मायने रखता है। इससे भी उनके पर्सनैलिटी में थोड़ा वो समझने में मदद मिलती है और उसको अच्छी तरह से जान पाते हैं, उनके काम को अच्छी तरह से जान। मैं मूलतः पूर्णिया एक कमिश्नरी है, पूर्णिया कमिश्नरी बिहार स्टेट है, हमारा राज्य बिहार है, बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो स्कूली शिक्षा दीक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से हुई है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन वो मास कॉम में किया है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से। दैट मीन्स पढ़ा लिखा एक्टर हूँ। और देन भोपाल में रहते हुए ही वहाँ पे मैंने यहाँ नवोदय में स्कूली रंग कर्म करते हुए प्रोफेशनल तौर पे पेशेवर तरीके से मैं थिएटर से जुड़ा। भोपाल में पहुंचकर भोपाल में जो थिएटर के मठाधीश लोग हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, उनके साथ मैंने जी तोड़ काम किया। उसमें से दो चार गुरुओं का नाम लेना चाहूँगा। एक लेट हबीब तनवीर साहब, अलकनंदन जी और आलोक चटर्जी, और कुछ समय बंसी कौल साहब। और इन सब में से जो एक और मेजर नाम है वो राम गोपाल बजाज जी हैं, जिनके साथ मैंने काम किया। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे मतलब एक्टिंग की विधा को सीखा है, उसको निखारा है। और बेसिक यही जर्नी है। देखने में तो बहुत सिंपल जर्नी लगती है कि यहाँ से नवोदय से जर्नलिज्म माखनलाल से, देन आप वहाँ से जो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का, वो आप कह सकते हैं वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, FTI जिसको बोलते हैं एब्रिविएशन में। और ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग। और वहाँ के एलुमनाइज हैं हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और बिहार के, और शक्ति कपूर साहब, रजा मुराद, शबाना आजमी और जया भादुड़ी जी, विनोद खन्ना साहब। तो ये बहुत सारे इस तरीके, टैनी साहब, मिथुन चक्रवर्ती, बहुत सारे नाम, मतलब कि आमी इंडस्ट्री के जो मेन पिलर्स रहे हैं वो लोग हैं। ये तो मैंने सिर्फ फेरिस्त गिनाया एक्टिंग का, डायरेक्शन में एडिटिंग, जो भी पिलर्स हैं इंडस्ट्री में वो सारे बिलोंग करते हैं। तो ये वहाँ से शिक्षित होने के बाद, उससे एक्टिंग परसू करने के बाद मेरे पास मुंबई के अलावा कोई चारा तो नहीं, तो मैं मुंबई की तरफ बढ़ गया। और पिछले तकरीबन 13 से 14 साल पहले वनवास पूरा हो रहा है। 14 साल से मैं मुंबई में हूँ और लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष, इसको एज अ संघर्ष कहना मुझे कभी कभी लगता है कि यार संघर्ष किस फील्ड में नहीं है, क्या नहीं है। मतलब स्ट्रगल, हम सब की उत्पत्ति ही स्ट्रगल से हुई है और हर एक चीज में स्ट्रगल है। अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन देयर इज नो मूवमेंट। अगर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चलायमान है, तो उसके पीछे फ्रिक्शन काम करता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो सब कुछ थम सा जाएगा।
चलिए, ये तो आपने जी बहुत अच्छी बात करी। अब जैसे थंबनेल से आपने कहा, कोरोना के संकट में हर कोई लॉकडाउन में फंसा हुआ है, और मुझे लगता है उसी वजह से आप भी पूर्णिया में हैं, अपने शहर में हैं, अपने घर में। कैसे बीत रहा है आपका? हालत बोला जाए इंद्र जी। मैं जानना चाहता था कि आपका ये लॉकडाउन बीत कैसा रहा है? देखिए, लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही मुफीदकारी रहा, बहुत ही हेल्पफुल रहा। उसमें दिन दुनिया से कट के ये एक तरह का मेडिटेशन काल था, जिसमें मैंने अपने आप से वार्तालाप किया, अपने को जानने, परखने, टटोलने, समझने का भरपूर मौका मिला, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। दुनिया कहीं मूव नहीं कर रही थी, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं था, कहीं कोई आवाज नहीं किया, समझ रहे हैं? कोई तो इस साइलेंस में अपने आप को ढूंढा, अपनी चीजों को समझा, बहुत करीब, ऐसा मान लें कि हम बहुत करीब से, मेरा खुद के साथ साक्षात्कार हुआ बहुत दिनों बाद। और फिर मैंने पूरी जर्नी कैलकुलेट की और अपने आप को डिस्कवर किया, बहुत सारे अपने ही अंदर के अनछुए पहलुओं को छुआ, समझा। और वो औरों को बहुत कमजोर करता होगा ये लॉकडाउन का पीरियड, लेकिन मुझे मजबूत किया और मैं बहुत ही रिफ्रेश और मजबूत फील कर रहा हूँ। चलिए, ये मेरे ब्लेस्ड रहा। आपकी बातों से व्यूअर्स को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म, जो लेटेस्ट फिल्म है, रात अकेली है। रात अकेली का पहला सीन और सामने जो एक चेहरा स्क्रीन के सामने दिखता है, जब मैं देख रहा था तो सडनली एक बार को मैं भी चौंका कि मतलब क्या होने वाला। ये सिर्फ इंद्र जी, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, तब अमूमन मुझे कम से कम 10 से 12 कॉल आए हैं, और वो जो भी फिल्म देखते हैं, वो सीन आता है, पॉज करते हैं, मेरे जो जानकार हैं उनका कॉल आता है, भाई यार ये क्या था, ये क्या था। मैं बोला कि फैक्स मतलब हार्ट अटैक आएगा, ऐसा कुछ। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, गूज़बम्प्स मेरे ऐसा नहीं, मैं बहुत मतलब आप किसी अभी तक जनरली में आप बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को उठा ले तो बहुत पोलाइट शुरुआत होती है, और रात के पहला सीन और एक्सीडेंट, एक चेहरा दिखता है, और उसके बाद जब उस चेहरे का अगला एक्शन दिखता है तो उसी में वो चेहरा सब कुछ बोल जाता है कि कहानी अब आगे यहीं से जुड़ेगी। मतलब जब कहानी बढ़ रही थी आगे, तो ऐसे मैं, देखिए, चूंकि हम इस लाइन में है तो हम फिल्मों को कई तरीके से देखते हैं, लेकिन जब मैंने कल सोच लिया था कि मैं इसको एज ए व्यूअर देखूंगा, और मैं देखता रहा तो फिर जब क्लाइमैक्स आया तब मुझे लगा कि देखो वो पहले सीन की को कैसे इन्होंने जोड़ा। ये आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ ना, तो मेरे लिए ना एक चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ उस कैरेक्टर को लेके। और आप अगर अमूमन कमोबेश देखेंगे जो मेरी मेजर फिल्में हैं, उसके सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आप स्क्रीन पे उस कैरेक्टर्स को पाएंगे, रवि साहब को नहीं पाएंगे। जैसे कि पान सिंह तोमर में आप जो सन की और एनर्जी से लबरेज गुस्सैल बंदा जो है, कुछ भी करने के लिए ताजा तर्रार नौजवान लड़का, वो जो बात पे पान सिंह तोमर से बात विवाद, अलग शेड है। हाँ, अलग शेड है। और फिर जब आप जैसे ही लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे बहुत ही गरीब सा, बेचारा सा एक बंदा है जो अपने बेटे की रिहाई के लिए लड़ रहा है। वो भी कास्ट ऑपरेशन के लिए फिल्म है, वो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, दर्शक देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। वहां पे एक अलग तरह की बेचारगी है। और इसमें जामताड़ा में देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, उसको को रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से एक जो है ना एडिटर इन चीफ अपने जो है अपने माथत काम करने वाला जर्नलिस्ट माथत काम करने वाले जर्नलिस्ट को किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से मेंटली उसको टॉर्चर करता है, मैनिपुलेट करता है चीजों को, और उसका सबका जो है ना ठिकरा अपने जूनियर के इसमें फोड़ता है। मुझे ये जो रात अकेली में कैरेक्टर का नाम केवल है, सो वो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा। और लगा कि ये, मैं तो ये दम नहीं भरता कि सब नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ हटके है मामला।
इसमें कुछ स्पेशल मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और क्योंकि काम करते करते इतना दिन हो गया है तो चैलेंज लेना अच्छा लगता है मेरे लिए। असाइनमेंट इस तरह के चैलेंजेस लेना बहुत ही मजेदार काम होता है। उस कैरेक्टर को अनफोल्ड करना, उसके डेप्थ में जाना और उस कैरेक्टर को ढूंढ करके लाना और अपनी आत्मसात करना, अपने अंदर उसको महसूस करना, ये मजेदार एक प्रोसीजर था। उसके लिए मैंने अपने आपको एक बंद कमरे में, जिस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन के पहले मेरा एक और लॉकडाउन चला, ठीक है, जिसमें मैंने अपने आप को उस कमरे में बंद किया, लोगों से बातचीत बंद की, मोबाइल ऑफ किया और सिर्फ घर पे बात करता था, सिर्फ वो भी इंफॉर्मेशन के लिए बात करता था। और देन मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसमें उसका जो पेशा है, एक पेशा और है, वो तो लोगों की गर्दन काटता ही काटता, बकरा भी काटता है। तो बोले ठीक है, लोगों के गर्दन काटने का तो प्रिटेंड कर लूंगा, उसका अनुभव तो लेने के लिए मुझे कोई गर्दन काटना पड़ेगा, लेकिन वहां तो प्रिटेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बकरा काटना है उसका तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ जिस एरिया में, वहाँ का जो सबसे नजदीकी मटन शॉप है, वहाँ जाके रहीम भाई को बोला कि भाई रहीम भाई, मुझे कुछ देर यहाँ पे बैठने, मतलब रहीम भाई को कैसे बताऊँ। रहीम भाई बोले कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बोला रहीम भाई से कुछ ऐसे ही बातचीत, और फ्रिक्वेंटली मटन लेने जाने लगा और देन वहाँ बैठ करके उनको देखता था। बोला आप ले चुके हैं, बोले बतियाते हैं इधर उधर। तो वहां पे उस तरह का ऑब्जर्वेशन था। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या था कि एक एक्टर होने के नाते, एक्टर जनरली मरता है लाइंस के लिए, बोलते यार मेरी लाइंस क्या है, डायलॉग क्या है, लाइंस क्या है, डायलॉग क्या है। और आपके पास कोई लाइंस नहीं है, कोई डायलॉग्स नहीं है, और आपको सब कुछ बता देना है, आपको सब कुछ कह देना है, मूड सेट कर देना है। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि आप कैसे उसको पोर्ट्रे करेंगे कि बिना कहे ही अपने लुक से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप सारा कुछ कह दें। तो ये मेरा अनुभव था उसको लेकर के, और लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। बिल्कुल। मुझे एक इस फिल्म का एक और सीन याद आता है, जब नवाजुद्दीन आपसे पूछते हैं कि जो मालिक है, जब आप चॉप कर रहे होते हैं कि जो मालिक है, और आप पोस्टर पे हाथ रख के बता देते हैं, तो बिल्कुल चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। नवाजुद्दीन के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, नवाजुद्दीन साहब के साथ काम करने का मेरा ये पहला अनुभव नहीं था। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। प्रोफेशनल तरीके से काम तो मैंने 5 सितंबर में मैंने अपनी पहली फिल्म में नवाजुद्दीन सर के साथ था, इरफान सर के साथ, नवाजुद्दीन सर के साथ। लेकिन इससे पहले भी जो FTI के डिप्लोमा फिल्म बनती है, उसमें भी 1-2 फिल्मों में उनके साथ मैंने काम किया था। तभी नवाज नहीं थे, और इनफैक्ट 5 सितंबर में भी उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उस समय होता है ना कि रिकॉग्नाइजेशन, उस समय उस तरह का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, लेकिन बनने की कगार पे थे। तो मैंने उनको करीब से देखा है काम करते हुए, अभी से 8 साल पहले 2012 में, और उससे पहले भी 2006-07 में भी। तो मैं उनके काम से वाकिफ हूँ, उनके नेचर से वाकिफ हूँ। तो हमारा बड़ा ही दोस्ताना टाइप का है मामला, एक जूनियर सीनियर, थोड़ा सा दोस्ती, ऐसा करके मामला है उनके साथ। तो मुझे ज्यादा कुछ होता है ना कि इतने बड़े एक्टर हैं, उसके सामने कैसे क्या नहीं, ये मसला तब भी उठा था जब मैं 5 दिन कर रहा था अपनी लाइफ की पहली फिल्म। वहां भी यही मसला उठा था, सामने लेजेंड हैं, एक्टिंग के बेताज बादशाह है रियलिज्म के, उनके सामने कैसे टिकोगे, तुम्हारी फिल्म है, अभी पहली फिल्म है। तो जब मैंने वहां छोड़ दिया, तो फिर तो यहाँ तो अब तो मंझ गया हूँ, चीजों में एसिमुलेट कर गया हूँ, तो अब ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। चलिए, ये तो लेकिन हाँ है बहुत सारी चीजों में, मतलब अब दोस्ताना, मतलब उस तरह से है, छोटे भाई की तरह हैं हम लोग। तो वो जानते हैं मेरा पोटेंशियल क्या है, पान सिंह से ही। तो हम लोग के अंदर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। एक और जिक्र करना चाहूंगा, इस साल बॉलीवुड थोड़ी सी मायूसी वाला साल रहा है, पूरे विश्व में ही मायूसी है कोरोना की वजह से, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये ज्यादा मायूसियों वाला साल रहा। हमने इरफान खान को खोया, हमने और भी कई दिग्गजों को इस साल खोया है। क्योंकि पान सिंह तोमर से आपको रिकॉग्निशन मिली बॉलीवुड में, लोगों को वो चेहरा याद रह गया कि ये रवि शाह हैं। मैं जानना चाहता था आपकी और इरफान साहब की कुछ यादें जो उस दौरान रही हो फिल्म के सेट पर।
इंद्र भाई, जब भी इस तरह के जब भी मतलब इंटरव्यू या कहीं भी बातचीत होती है ना, और स्किल को लेकर या एक्टिंग को लेकर या इंडस्ट्री को लेकर बात होती है, और वो जब जानते हैं कि मैं पान सिंह तोमर में इरफान साहब के साथ था, तो ये सवाल लाजमी है और आता ही है। और जब ये सवाल उठता है तब मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ। वो चीज़ मुझे अभी भी साथ होती है कि यार कि वो नहीं रहे। दैट्स वेरी पेनफुल। और ये सिर्फ कभी कभी लगता है कि इट्स अ पर्सनल लॉस, ठीक है, क्योंकि सामने चेहरा घूमता है यार। मतलब इतने इतने दिन एक साथ आप सेट पर है, आपके पहले प्रैक्टिकल गुरु एफटीआई में रहते हो तो हमने थ्योरी सीखा, हमने साक्षात्कार नहीं हुआ था, हमने प्रोफेशनल कोई काम नहीं किया था। वहां से एफटीआई से निकलने के बाद पहला प्रोफेशनल काम किया, और वहीं पे मेरे जो आइडियल हैं, जिसको देख करके हासिल देख करके मैं प्रभावित होता था, तो वो उसके साथ आपको काम करने का मौका मिले उससे। इन सब चीज़ों से एक्टिंग तो ठीक है, एक्टर तो खैर माशाल्लाह बहुत उम्दा थे ही। उसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब बोल्ड, हम इतनी सहजता, इतने मितभाषी, कोई प्रिटेंशन नहीं, कोई एटीट्यूड टेंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वो सहजता हुआ उनके काम में भी, ये सहजता उनके काम में भी दिखता था, इसलिए वो इतने सहज थे चीज़ों को लेकर के। तो मुझे काफ़ी कुछ सिखा गए। वो कहते ना 1 महीने का क्रैश कोर्स, तो एक्टिंग का क्रैश कोर्स जो है मेरा उनके साथ हुआ। तो जब भी खाली वक्त हमें मिलता था और उनको जैसे ही पता चला, क्योंकि उनको भी पोटेंशियल समझ में आया कि अरे यार ये लड़का बड़ा तेज तर्रार है, इतना स्ट्रांगली बैक फायर कर रहा है, तो कौन है क्या है। तो उन्हें जब जाने तो हम लोग बैठकर काफ़ी बातें करते, तो उससे यही पूछता था कि सर बताओ ना, ये जो आप करते हो और नहीं भी करते हो, ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसका एक मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र, और किसी से शेयर नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके जाने के बाद मुझे शेयर करना चाहिए। ये मंत्र सबको सीखनी चाहिए, हर एक एक्टर को। उन्होंने ये बोला कि कभी पानी पे बतख डक को तैरते हुए देखे हो? मतलब हाँ देखा है। बोले कितना एकदम स्विफ्ट और स्मूथली जो है वो तैरता हुआ निकल जाता है। बोले हाँ। तो बोले हाँ क्या, पानी के नीचे उसके पाँव को देखो कभी? बोले नहीं। तो बोले पाँव, उसके पानी के नीचे पाँव कितनी तेजी से चलता है, कभी देखना। तो वही एक एक्टर है, एक्टर का काम है कि पर्दे पे या ऑन स्क्रीन वो कितना कूल, काम और सहज रहता है। लोग नोटिस करते हैं भाई ये तो बहुत इजी काम है यार, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म, उसका टूल्स, उसकी जो है हथियार, वो कितना ग्रेट कॉम्बिनेशन में काम करता है कि इतनी सहजता आपको पर्दे पे या सामने लोगों को दिखता है। तो ये है एक्टिंग का एक गुरु मंत्र, और अभी जो उन्हीं का दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात आपने साझा की। अब थोड़े से फिलहाल के बॉलीवुड के हालात पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आप बिहार से आते हैं और एक अच्छे एक्टर हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, और उसे लेकर अब काफी तनातनी भी है, और हम सबको लगता है कि कुछ हमने पर्सनल खोया है। अब तो एक तरीके से पूरे देश में इस तरीके से बात हो रही है कि जांच होनी चाहिए, नहीं। और जिस तरीके से बातें निकल कर आई, चाहे वो नेपोटिज्म पर बात हो रही थी या कई लोग कई तरीके की खेमेबाजी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में इस तरीके की बातें हैं? आग नहीं लगी तो धुआं क्यों उठ रहा है? कुछ तो मामला है, कुछ तो समथिंग इज फॉल, कुछ तो कहीं तो कुछ अटका हुआ है। नहीं तो ये इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता। हमारे कंट्री की पुलिस, सीबीआई या फॉरेंसिक इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि वो जो है एक इस तरह की हत्या या आत्महत्या के मामला को सुन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है क्योंकि कोई भी अवेयर इंसान, कोई भी समझदार इंसान देखेगा तो ये तो यहाँ के सिस्टम पे सवाल उठता है ना कि क्या सीबीआई यहाँ की इतनी कमजोर है। हालांकि सीबीआई ने अभी केस नहीं लिया अपने हाथ में,
लेकिन फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप में इतना कैपेबल है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने आप में इतना कैपेबल है कि इससे कॉम्प्लिकेटेड केस को उन्होंने हैंडल किया, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह से, तो इसको भी वो कर ही सकते हैं। लेकिन ये अकर्मण्यता की वजह क्या है वो मुझे समझ नहीं आता। मेरा सवाल ये था, और जो हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल को, मैं समझ गया हूँ, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जहाँ से हो रहा है वहां से मैं बात करना चाहूंगा। देखिए इंडस्ट्री, अब वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे इसलिए इंडस्ट्री को माना जाएगा, लेकिन पूरी तरह से देखिए ये हर एक का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही वजह से कुछ होता नहीं है, ये मिला जुला प्रभाव है बहुत सारी चीजों का, किसी का वेटेज कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन ये मिला जुला प्रभाव मुझे लगता है, मेरा पर्सनल जो व्यू है, किसी एक चीज की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि सबसे ज्यादा नेपोटिज्म को लेकर के लोग बातें कर रहे हैं और परेशान किए जाने की बातें कर रहे हैं। ये देखिए नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। नेपोटिज्म अगर मेरे बाबूजी का कपड़े का दुकान है और मैंने लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं किया तो मैं तो कपड़े की दुकान पे बैठूंगा ना। एक दर्जी का लड़का दर्जी बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक किसान का लड़का किसान होता है। तो वो उन लोगों ने बचपन से कैमरा ही देखा है, फिल्मी माहौल ही देखा है और उसी माहौल में पले बड़े हैं, और बाबूजी ने जो भी अर्जित किया है वो तो उन्हीं का है। लेकिन फिर भी फिल्म है ऑडियो विजुअल मीडियम, दृश्य और श्रव्य माध्यम, अगर उसमें आप दर्शकों को नहीं जमचेंगे, हर फिल्म लेके आते हैं, बासु भगनानी साहब हर एक बार फिल्म उनको देते हैं, लेकिन जैकी भगनानी जी नहीं चल पाते हैं। और भी बहुत सारे एक्टर हैं जैसे कि गुलशन कुमार, उनके भाई साहब आए थे गुलशन कुमार, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जब आपके कारण आए लेकिन वो चल नहीं पाए। तो मुझे तो है कि ये पूरी तरह से उसी पे ब्लेम करना नेपोटिज्म पे, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। और भी बहुत सारे कॉज होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है किसी भी फील्ड में। भतीजावाद, जातिवाद, ये तो इसका दंश तो हर एक को झेलना होता है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। आप इंडिया में आप जाते क्षेत्रवाद है, आप यूपी बिहार पे हैं, आप हैं क्षेत्रवाद है, आप हिंदू मुस्लिम कुछ है चेहरा, लेकिन रहती है, हम इग्नोर करके। लाइक कुकुम्बर, अंदर 3 पार्ट होता है, ऊपर से उसमें बाइफर्केशन 3 होते हैं, ऊपर से 1 दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक ही चीज की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा आप बोल देंगे नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी वजह है, वो एग्जैक्ट वजह क्या क्या होगा वो तो पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। तो ये मेरा मैं ये भी जानना चाहता था, क्या आपकी इधर मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से? जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इधर बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई तो मैं एक बार सवाल सुन लूंगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। क्या आपकी इधर मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से? नहीं, ये तो बहुत ही कहे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। मैं मोस्टली जो है लोगों से क्या, वो तो स्टार थे और हालांकि पूर्णिया कनेक्शन है, मैं भी पूर्णिया से हूँ और हार्डकोर पूर्णिया से हूँ, तो उस लिहाज से भी मैं अगर किसी से मिलता हूँ तो ऐसे पर्सनल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि काम के दौरान मुलाकात हो, हम काम के सिलसिले में एक प्लेटफॉर्म पे मिलें, वहाँ जान पहचान हो, वहाँ मेरे काम के थ्रू वो मुझे जाने, मेरे काम के थ्रू वो जाने, तो वो मुलाकात करना मुझे अच्छा लगता है रेदर देन की अप्रोच करके मिलना। मैं इस मामले में हठी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काम के सिलसिले में मिला जाए तो बेहतर है। लेकिन ऐसी मेरी हमने साथ में कोई काम हम लोग नहीं कर पाए, ये मेरा बैड लक है, या मैं उनके साथ पूर्णिया का होते हुए भी मैं उसके साथ कोई काम नहीं कर पाया, न मेरी कोई पर्सनल मुलाकात है उनसे। हाँ, अगर अभी का सिचुएशन जैसा है तो मुझे लगता है कि मुलाकात होती, बातें होती, लेकिन तो सैड, मैं काफी दुखी हूँ। चलिए, मैं ये भी जानना चाहता था कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं आगे, अब आप कौन कौन सी नई सीरीज लेकर आने वाले हैं या फिल्म? आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली क्या है कि आधा वक्त तो जो है ये कोरोना काल ने खा लिया,
इनकल्प कर दिया, इतना 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 सारा टाइम जिसमें बहुत सारी चीजें पकनी थी तो वो पकी नहीं। तो अब जो पुरानी चीज है वही आएगी, और वो भी हॉल में आएगी, मल्टीप्लेक्स में आएगी कि नहीं आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि रात अकेली भी है, ये जो है वो मल्टीप्लेक्स रिलीज होने वाली थी, बट किसी कारण मतलब इसी कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। तो वो जो भी फिल्में हैं वो भी अब वहां पे आती हैं या ओटीटी पे रिलीज होती है, आई डोंट नो, पर मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसा मुझे अपडेट पता है वो ओटीटी पे ही आएगी। उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। या तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है वो है एक फिल्म है स्प्रिंग थंडर। स्प्रिंग थंडर बहुत ही लाजवाब मूवी है और अभी के समय के लिए वो बहुत ही मुफीद फिल्म है। माइनिंग माफिया, यूरेनियम माइनिंग माफिया वर्सेस ट्राइबल रिहैबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन पे ये फिल्म है। भूमि अधिग्रहण और इनका जो विरोध है, आदिवासियों का विरोध और इधर माइनिंग माफिया का, उन दोनों के बीच एक क्लैश की स्टोरी है। और जल जंगल जमीन लगाई है तो जंगल को बचाने की खबर है। तो वो फिल्म अभी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, तो वो मैंने की है एज ए लीड, और झारखंड में सारा शूट हुआ है। और इसके डायरेक्टर हैं श्रीराम डाल्टन साहब, जो नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हैं। तो और लोगों को काफी पसंद आई है। श्याम बेनेगल साहब ने भी काफी सराहा है, इनफैक्ट इम्तियाज अली साहब ने भी देखी है, और इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो वो उसका रास्ता अब साफ हो गया है। अब आने वाले दिनों में दर्शक स्प्रिंग थंडर देख पाएंगे। उसके अलावा 2 फिल्में और है, एक खुशो है जिसमें यशपाल शर्मा, अनुपम श्याम जी, ब्रिलियंट काला, इश्तियाक, इश्तियाक खान, मैं, ऐसे तरीके लोग हैं, वो भी अच्छी फिल्म है। एक फिल्म और है ताबीर, जिसमें बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एक्टर्स का। उसमें मुंबा दा है प्रसेंजित दा, जो मतलब पश्चिम बंगाल के अमिताभ माने जाते हैं, टॉलीवुड के अमिताभ माने जाते हैं, वो हैं। और नीरज कवि साहब है, और मेरा फिर से उसमें जो है नेगेटिव कैरेक्टर है। और इट्स ऑल अबाउट यू नो द युद्ध की त्रासदी पर है। इंडिया पाकिस्तान युद्ध की त्रासदी पे है कि युद्ध जो है किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मरते उधर भी लोग हैं, मरते इधर भी लोग हैं। और हाँ, लेकिन आप डिफेंसिव होकर अपनी सुरक्षा करते हैं तो वो दीगर बात है। तो उस समस्या को लेकर के फिल्म है, काफी अच्छी फिल्म है वो भी। तो ये 2-3 फिल्में हैं जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। वो अगर आएगी तो इट विल एड ऑन फेदर ऑन माय कैप, ऐसा मुझे लगता है। तो स्प्रिंग थंडर से बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता था कि आपके घर में और कौन कौन है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है सर। क्योंकि क्या होता है, जो कुछ भी हम हैं अपने लाइफ में वो अपने परिवार की वजह से ही है, अपने घर वालों के सपोर्ट की वजह से। क्योंकि इस तरह के काम के लिए जो है गार्जियन, आपका तो पेशेंस चाहिए। गार्जियन, आपके जो है पालक, मतलब आपके परिवार वालों का भी पेशेंस और सपोर्ट साथ में चाहिए। क्योंकि ये इस फील्ड में, मतलब एक्टिंग फील्ड में या किसी भी आर्ट फील्ड में, वक्त का कोई कैलकुलेशन नहीं, कितना वक्त लगेगा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। और उस वक्त तक आपको सर्वाइव करने के लिए मॉनेटरी, इकोनॉमिकल बैकअप भी चाहिए, उसमें आपको सहानुभूति भी चाहिए, मोरल बूस्टअप भी चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए आपका परिवार आपके लिए खड़ा रहता है। तो मैं अपने परिवार वालों को सैल्यूट करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा कि वो मेरे साथ खड़े रहे, और बहुत शुरुआती दौर से ही खड़े हैं और बहुत ही पेशेंसफुली खड़े हैं। मेरा जितना पेशेंस है उनसे डबल पेशेंस है उनके पास। तो मेरे घर में माता पिता हैं, पिताजी बिजनेस है खुद का। मेरा मध्यम वर्गीय फैमिली रहा था, अब थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो पिताजी का बिजनेस था, लेकिन वो अभी अस्वस्थ है, तो जिसकी वजह से घर पे है। माताजी शिक्षिका थी, उन्हीं का संस्कार है। तो माताजी वो भी रिटायर्ड हो गई। और मेरे घर में हम 3 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई DMC से की थी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय। उनके बाद सबसे मजेदार बात क्या है कि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़े भैया है, उसके बाद सिस्टर, मैं और मेरा छोटा भाई, तीनों नवोदय विद्यालय से, जवाहर नवोदय विद्यालय से।
और जवाहर नवोदय विद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में और मेरी फैमिली की लाइफ में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो एक टीचर की तनख्वाह क्या होती है घर में आपको पता ही नहीं है। तो या क्वालिफाई करने के बाद भी मेडिकल नहीं पढ़ पाते, मुझे ऐसा। उसके बाद आज भी दीदी अभी मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, और मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो भी अच्छी जॉब में है। तो ये नहीं हो पाता। तो मैं कहता हूँ एजुकेशन इज मस्ट। तो आप किसी भी सिचुएशन में रहिए, एक ही वक्त खाना खाइए, लेकिन एजुकेशन चाहिए। इसी में मेरे माता पिता ने समझौता नहीं किया एजुकेशन की। तो वो शिक्षा उन्होंने दी है, उन्हीं शिक्षा, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के हौसला के बदौलत हम लोग जहाँ हैं अभी अच्छे हैं, और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते कि जो है चांद आसमान तोड़ लाएंगे, सितारे तोड़ लाएंगे, ऐसी कोई चाह नहीं है। बस अपना ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसको भी गले लगा रहे हैं, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जो हमारे नसीब में रहेगा वो मिलना ही मिलना है, बस ईमानदारी से काम। आपके माँ पिता ने या भैया ने या आपकी बहन ने आपको पर्दे पर देखा था, तो उसके बाद फिर उन्होंने आपको क्या बताया कि देखकर उनकी वो फीलिंग क्या थी? मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी माँ ने आपको अगर पान सिंह तोमर में देखा होगा, या जो अभी नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है रात अकेली, अगर उसमें देखा, तो एग्जैक्टली वो वर्ड्स क्या थे, क्या बोला आपकी माँ ने? इंद्र भाई, क्या है कि मेरे घर में मुझे ना घर की मुर्गी दाल बराबर लगता है मुझे कभी कभी अपने घर में। हाँ ठीक है, और अच्छा हो सकता था, करो, अच्छा है, गुड है। तो उनको लगता है कि मतलब बड़े लाइटली लेते हैं यार, मतलब हम एकदम फिल्म क्रिटिक की तरह बात करते हैं। दुनिया प्रेस करे, दुनिया वाह 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 करे, करे वो करे, इनको लग रहा है कि अच्छा क्या किए तुम जी, मतलब ठीक है चलो चलो, अच्छा चाय बना लो, ठीक है। तो मतलब कि आई मीन घर पे जो पहले जैसा माहौल था वैसा ही माहौल है। मुझ में कोई ना चेंजेस आया है, ना उन लोगों के ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस है। बोले ठीक है बहुत हो गया एक्टिंग, बहुत पेपर ऊपर में ये सब, तो ठीक है, जाओ चाय बना के लाओ जरा, ठीक है। तो ऐसा है। तो अभी भी वो बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, बोलते हैं हाँ लगे रहो, अच्छा है, कर लोगे, अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। तो उनको कोई फर्क ज्यादा पड़ता ही नहीं। हाँ, लेकिन बाबूजी चुप रखेंगे। माँ तो बोलती है कि माँ जब भी पूजा करने उनको पहला फोन आप करोगे तो उनका आशीर्वाद सबसे पहला यही रहता है कि जो है बेटा, मतलब ऊपर वाला इतना धन दे, दौलत दे तुमको कि रखने का जगह ना मिले। ठीक है। क्योंकि और इन सब चक्कर में ये जो एक्टिंग जो है, ये एक तरह का योग है। अगर कायदे से देखा जाए, मैं आज के जनरेशन को देख के बहुत दुखित होता हूँ कि वो 2-3 टिकटॉक वीडियो बनाते हैं और 1-2 काम इधर उधर यूट्यूब का वीडियो बना लिए और पहुंच गए मुंबई, और सोचते हैं कि खाना हम वहाँ पे झंडा गाड़ देंगे। तो ये गलत कवायद है। हो सकता है वो किस्मत से लग जाए, तुक्का अलग बात है, लेकिन अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, आपको पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है। आप एक बढ़ई का काम करके भी अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हो, इसके लिए भी तो ट्रेनिंग, आपको हेल्पर से शुरू करना होता है, ट्रेनिंग चाहिए आपको। कुम्हार, कोई भी छोटा से छोटा काम करना है आपको, हर एक चीज की ट्रेनिंग, हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। तो आप एक्टिंग को ऐसे कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? आपको देख के लग रहा है ये तो दिन से रिलेटेड है, ये जिंदगी का रिफ्लेक्शन है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं वही तो पर्दा पे करना है। लेकिन नहीं, आप वहाँ जाके देखो, सोचना, प्रोसीजर को जानना और उसको समझना और समझ के एग्जीक्यूट करना, तो तीनों में डिफरेंस। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन ये बतख वाली बात है। लेकिन इतना आसान है भी नहीं। मैं एक और जाते जाते बस 1-2 आखिरी सवाल मेरे, चूंकि आप बिहार से आते हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म को लेकर जिस तरीके से आम जनमानस के दिमाग में एक छाप बनी हुई है कि थोड़ा अश्लील है, थोड़ा एक तरीके से कहें कि वो वल्गर है या शब्द हैं, जबकि हम और आप जो बिहार से आते हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली भोजपुरी क्या है, कितनी मिठास है। तो आपको लगता है कि कुछ भोजपुरी फिल्मों को लेकर भी कुछ अच्छा काम होना चाहिए वहाँ? देखिए इंद्रमोहन जी, सबसे पहले बात तो ये कह दूं कि पूरे बिहार
का प्रतिनिधि को रिप्रेजेंट करता हुआ जो स्लैंग है, बोली है, वो भोजपुरी है, मैं उसी से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल, मतलब हाँ, कायदे से देखेंगे तो ये पटना से पहले ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाए। तो इस पटना के बाद यहाँ पे मैथिली है, मगही है, अंगिका है, मिथिला का इतना बड़ा मिथिलांचल है, मिथिला बोलने वाले इतने सारे लोग हैं, मगही बोलने वाले सारे लोग हैं। तो वाई ओनली भोजपुरी? भोजपुरी बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करता। बिहार में अपने आप में खुद बहुत सारी बोलियां हैं। तो ये गलत होगा। मैं इससे इत्तेफाक ही नहीं रखता कि भोजपुरी बिहार का है। बिहार के एक पार्ट का हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता ऐसा नहीं है। अब क्या है कि इसमें कॉमर्स का इंक्लूड और चीजों को खपाना, अगर आप कह ले तो कितने पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्ट लोग बिहार के इस तरह की फिल्में देखते हैं? नहीं देखते। तो कहीं कहीं अशिक्षा है, और जो शिक्षित और पढ़े लिखे हैं उनका पलायन है। वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, टाइटैनिक देखते हैं, और वो इस तरह की फिल्में देखते हैं, ऑस्कर विनिंग फिल्में देखते हैं इस पे, नेट पे। लेकिन जो रोज रिक्शा खींचने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, जो रोजमर्रा वाले मजदूर वर्ग हैं, शिक्षित हैं, वो उन लोगों के लिए फुल टू एंटरटेनमेंट है। और इसमें ये बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि किस तरह से वो चीजें कनेक्ट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी में भी गाली दी जाती है, गाली। बिल्कुल। तो ये बहुत अलग तरह का बहस है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इतना नहीं होना चाहिए, ये अत हो गया। और इसको लेकर के यहाँ के खुद के सजग लोग अगर जब तक अवेयर नहीं होंगे, और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी विधाओं से जुड़े हुए हैं, जो पत्रकार लोग हैं, अगर खुद से इस चीज़ों को समझ करके अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये अभी अच्छा मौका है, जो कोरोना से पीड़ित होकर के हम लोग वापस आए अपने अपने घर, तो इस पर ध्यान देने का एक बहुत ही ये बहुत सही वक्त है, हमें कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि अपने साथी कलाकारों के लिए आपके दिल में इतनी इज्जत है, और आपने बिहार की समस्या को लेकर भी बात की। और जाते जाते बस एक आखिरी सवाल कि अभी इसके बाद किस डेट में आपकी अगली फिल्म या सीरीज आने वाली है? भाई यार, अब भी लॉकडाउन हटवा दो। ये सारा मामला आप जो है ना ठीक करवा दो, आपको अगले 15 दिन में दिखवा दूंगा, बतवा दूंगा। जोक्स अपार्ट, मतलब सही मायने में चीजें व्यवस्थित होंगी। तो चीजें बनी पड़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ चीजें बनी पड़ी है। क्या है, प्रोसीजर के लास्ट पड़ाव में है। OTT से बात हो रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात हो रही है। वो जैसे ही क्रैक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या हुआ मेरे लिहाज से कि जो फिल्में बड़ी फिल्में बनी हुई थी और इस पे मल्टीप्लेक्स पे रिलीज होने के लिए, तो वो लॉकडाउन की वजह से मल्टीप्लेक्स पे रिलीज नहीं हो पाई। तो अब उनका रुख हो गया OTT की तरफ। तो OTT के पास एकाएक से फिल्म का जखीरा बढ़ गया। तो पहले जो उनके अपने प्रायोरिटी बेसिस पे बड़ी फिल्मों को निकाल रहे हैं, उसके बाद जो छोटी फिल्में बच जाएंगी, छोटे बजट की जो फिल्में बच जाएगी, पैरेलल जो फिल्में बच जाएगी, उसका नंबर आएगा। उसका नंबर इसलिए आएगा क्योंकि पिछले 6 महीने से 5 महीने से फिल्में बननी बंद है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म चलना है, तो माल मसाला आएगा कहाँ से? तो उसमें उस खेप में इस तरह की जो है पैरेलल फिल्में और लो बजट की फिल्में निकल जाएंगी। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। कवायद चालू है और होपफुल ये बेहतर होगा। और बस एक रिक्वेस्ट है यार, मतलब अगर कहीं पे हैं प्रभु, कहीं पे हैं, कोई भी अगर शक्ति है, तो भाई ये कोरोना से मुक्ति दिलवाओ यार। बहुत हो गया आप इससे निजात दिलवा दीजिए सर। चलिए, जान है तो जहान है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग इस संकट के समय से बाहर निकलेंगे और अच्छी अच्छी सीरीज और फिल्में देखेंगे। आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अच्छा काम करें, हम ऐसे ही इंटरटेन